हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम जीके जीएस एमसीक्यू बेस्ड एजुकेशन पार्ट नंबर 22 मतलब 22 लेकर आया हूँ। यदि आप इसका एक स्लाइड 21 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें जितने प्रश्न लाए गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। वही क्वेश्चन लाया गया है जो आने लायक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न आपका, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, बताइए दोस्तों। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो घूमर है। ठीक है, घूमर जो है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ पर बात की जाए गरबा की तो गरबा जो है गुजरात की है। ठीक है दोस्तों, और गिद्धा की बात की जाए तो गिद्धा जो है वो पंजाब की है। पंजाब का एक और प्रमुख लोक नृत्य है जिसे भांगड़ा के नाम से जाना जाता है। पंजाब का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो भांगड़ा और गिद्धा है। ठीक है, गिद्धा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और बिहू जो है असम की प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि असम का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा बिहू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा घूमर। राजस्थान की जो प्रमुख लोक नृत्य वो घूमर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस किस एक नदी पर स्थित है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर स्थित है। और चिनाब नदी कहाँ पर है, तो ये है पंजाब में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो है चिनाब नदी जो है वो पंजाब में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर सतलज नदी की बात करें, झेलम और ब्यास, तो ये भी तीनों पंजाब में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये चारों जो है नदी वो पंजाब राज्य में है। ठीक है, पंजाब राज्य से होकर बहती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 1908 के यहाँ पर छोटा रहेगा, छोटा छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई थी, बताइए दोस्तों। 1908 के अधिनियम में जो छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम बना था वो किस पर रोक लगाई थी, बताइए। तो राइट आंसर होएगा बैठ बेगारी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होएगा दोस्तों। ठीक है, और यह अधिनियम जो है वो 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए। और प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में वही प्रश्न लाया गया है जो आने लायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये वीडियो का पार्ट नंबर 22 है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है, बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका खोड़। खोड़ जनजाति का नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है खोड़ एनिमेटेड धर्म का पालन करते हैं किंतु हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, किंतु हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायी भी हैं। ठीक है, जो कुछ हिंदू धर्म है और ईसाई धर्म के अनुयायी भी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय जी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे, बताइए दोस्तों। किसके मांग के कारण, तो राइट आंसर होगा नाडार के मांग के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीचे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नडारों ने 1899 में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की, जिससे तमिलनाडु के तिरुनेवल्ली में रहेगा जिले में भयानक दंगा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1899 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो राइट आंसर होगा जटा जटिन जो है वो बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है, उत्तर प्रदेश में जो रासलीला, ख्याल, मयूर, चरकुला, जोगिनी, राई, डंडा पाई, धोबिया, कजरी, नौटंकी, थोड़ा और छपेली। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट,
यहाँ पर नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है, लावड़ी जो है महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, महाराष्ट्र के जितने भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट हैं लोक नृत्य उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है लावड़ी, डिंडी, काला और दही कला दशावतार। ठीक है, इन सभी को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा पिथियम डिवेरियनम, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा, ये जीवाणु का नाम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, वसा ऊतक के कारण ही हमारे शरीर में मोटापा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा रक्त। रक्त जो है वो एक ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, और मस्तिष्क, यकृत, आमाशय ये हमारे शरीर के अंदर का भाग है। ठीक है, और बाहर का भाग है। ध्यान दीजिए, मस्तिष्क जो है हमारे बाहर का भाग है, यकृत, आमाशय जो हमारे शरीर के पेट के अंदर का भाग है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? बताइए। तो राइट आंसर है रदरफोर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये वेरी सिंपल प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 12। परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है वो कार्बन 12 होता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, नीचे दिया गया है 1961 से परमाणु भार की मानक इकाई परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। ठीक है, आइसोटोप कार्बन 12 होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, फैराडे का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए। राइट आंसर रहेगा विद्युत अपघटन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन के अनुसार विद्युत अपघटन से संबंधित है। और चुंबकत्व का नियम भी फैराडे का है, ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें चुंबकत्व का नियम नहीं दिया है तो चुंबकत्व को नहीं ध्यान देंगे, और फैराडे विद्युत अपघटन दिया है तो विद्युत अपघटन सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सन 1834 ईस्वी में फैराडे के विद्युत रसायन से संबंधित अपने कुछ संख्यात्मक प्रेक्षणों को प्रकाशित किया, ने फैराडे के विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। ठीक है, इनके दो नियम है, फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ठीक है, इन दोनों नियमों को मैं डिटेल में नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। आगे प्रश्न दिया गया, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? बताइए। राइट आंसर है खैबर दर्रे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और खैबर दर्रा कहाँ पर आई है देख लेते हैं हम, नीचे इंपोर्टेंट पॉइंट में दिया गया है। खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह अफगानिस्तान के नगर हार प्रांत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, यह दर्रा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह दर्रा जो है, खैबर दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को पाकिस्तान से जोड़ता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर है पिपली घाट दर्रा। ठीक है, पिपली घाट दर्रा जो है वो अरावली पर्वत में स्थित है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है वो थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट ये तीनों स्थित है। ठीक है, लेकिन इसमें से नहीं दिया है ऑप्शन, तो पिपली घाट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कौन सी दर्रा स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है पिपली घाट दर्रा। ठीक है, और यहाँ पर आइए, पश्चिमी घाट दर्रे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे उनको मैं देख लेता हूँ, उसको लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पर दिया गया है थाल घाट नासिक मुंबई को जोड़ता है, भोर घाट मुंबई पुणे को जोड़ता है, और पाल घाट कोच्चि चेन्नई को जोड़ता है, और सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरै मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। आइए नीचे दिया गया है प्रश्न, पिपली घाट दर्रा
यहाँ पर पहले दिया गया था आपका पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा अरावली पर्वत। मैं आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये अरावली पर्वत में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है पिपली दर्रा अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित राज्य राजस्थान में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक वोल्ट किसके बराबर होता है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर है एक वोल्ट जो होता है वो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा टिक्का रोग जो है वो मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, धान में जो खैरा रोग लगता है वो जस्ते की कमी के कारण लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, बताइए। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आइए देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट, कुछ नीचे दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको, मेगास्थनीज को सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेल्यूकस के जो राजदूत थे वो मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज को ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने भेजा था। ठीक है, और मेगास्थनीज ने 302 से 298 ईस्वी पूर्व के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काम किया था। मेगास्थनीज ने भारत की 2 बड़ी नदियों सिंधु और गंगा का जिक्र किया है। मेगास्थनीज ने उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब क्षेत्र नदियों के बारे में भी जानकारी दी है। मेगास्थनीज ने भारत का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें भारत इतिहास का जनक भी कहा जाता है। मेगास्थनीज की किताब इंडिका खो गई थी, लेकिन बाद के लेखकों ने इसे कुछ हद तक फिर से बनाया। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। तो राइट आंसर होगा रोम में। ठीक है, और रोम कहाँ है, तो इटली में। ठीक है दोस्तों, रोम कहाँ है दोस्तों, तो ये है इटली में। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको भी। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट नीचे दिया गया है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सार्क का जो सदस्य देश नहीं है वो सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। और ये भूटान, पाकिस्तान, भारत जो है वो सार्क के सदस्य देश हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं सार्क के बारे में पूरा डिटेल। हम यहाँ पर दिया गया है सार्क। सार्क का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय कहाँ, नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, और इसका हिंदी क्या होता है, ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का जो हिंदी होता है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क के 8 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से देश हैं ये देख लेते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, और अफगानिस्तान जो है सार्क का 8वां देश है और 2007 में उसमें शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम। यहाँ पर अगला पॉइंट है सार्क का मकसद दक्षिण एशिया में शांति और प्रगति के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना। इसके अलावा इस संगठन का मकसद दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना भी है। ठीक है, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। यहाँ पर उद्देश्य भी आपको पता चल गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, बताइए। किसने दिखलाया दोस्तों, बताइए प्रकाश तरंगों का विवर्तन। तो राइट आंसर होगा ग्रेमाल्डी या ग्रिमाल्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ग्रेमाल्डी के द्वारा ही सर्वप्रथम दिखाया गया था। और कब दिखाया गया था आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रकाश के विवर्तन की खोज सबसे पहले फ्रांसेस्को ग्रिमाल्डी ने की थी। उन्होंने 1600 के दशक में प्रकाश के विवर्तन को दिखाने के लिए एक पिन होल का इस्तेमाल किया था। ठीक है दोस्तों, पिन होल के द्वारा ही इन्होंने
प्रकाश के विवर्तन की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन के अनुसार आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कब किया गया था, 1905 ईस्वी में आइंस्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसके बारे में खोज की गई थी। ठीक है, आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका स्फुर दीप्ति अंग किन जीवों में पाए जाते हैं, बताइए। तो राइट आंसर होगा समुद्री जीवों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्राणी में त्वचा आर्द्रगाही प्राणी में त्वचा आर्द्रगाही अनुकूलन क्या कहलाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा मरु अनुकूलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है। तो राइट आंसर होगा आकारिक परिवर्तन या आकारिक अनुकूलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट साम्यावस्था का नियम किसने दिया था, बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार हार्डी विनबर्ग। ठीक है, हार्डी विनबर्ग के द्वारा ही साम्यावस्था का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड इसमें 30 प्रश्न दिया गया था। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ, और इसमें जितने प्रश्न आए गए थे वो सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।